दोस्तों प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा 10 के एनसीईआरटी के विज्ञान के किताब से अध्याय 3 धातु एवं अधातु के अंतर्गत क्रियाकलाप 3.10 करने जा रहे हैं। इस क्रियाकलाप में धातुओं का जल के साथ अपक्रिया के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो हमारा क्रियाकलाप क्या कह रहा है? धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। आगे है, ठंडे जल से आधे भरे बीकर में नमूने के छोटे टुकड़ों को अलग अलग डालिए। कौन सी धातु ठंडे जल से अपक्रिया करती है? ठंडे पानी के साथ अपक्रिया शीतलता के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में लिखिए। क्या कोई धातु जल से आग उत्पन्न करती है? क्या कोई धातु जल में तैरती है? ठंडे जल से अपक्रिया न करने वाली धातुओं को गर्म जल के साथ अपक्रिया कराइए। जो गर्म जल के साथ अपक्रिया न करे उसे भाप के साथ अपक्रिया कराएंगे। आगे है, कौन सी धातु भाप के साथ अपक्रिया नहीं करती है? तो इस तरह से हमने क्रियाकलाप को पढ़ा। अब हम इस क्रियाकलाप को थोड़ा सा समझते हैं। इसमें क्या दिया गया है? हम धातुओं के नमूने एकत्रित करेंगे और नमूने एकत्रित करेंगे। एक बार उस नमूने को ठंडे जल में अपक्रिया कराएंगे और जो नमूना बच जाएगा, जो ठंडे जल में अपक्रिया करेगा, उसको छोड़ करके जो बचेगा उसे गर्म जल में अपक्रिया कराएंगे। और जो नमूना गर्म जल में अपक्रिया करता है और जो शेष बचता है उसे हम भाप के साथ अपक्रिया कराएंगे। और जो भाप के साथ अपक्रिया नहीं करता है उसे प्रश्न के आखिर में लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा क्रियाकलाप दिया गया है। सबसे पहले अब हम क्रियाकलाप को समझते हैं, करते हैं। तो हमारा क्रियाकलाप क्या कह रहा है? धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। तो धातुओं के नमूने एकत्रित करेंगे हम। क्या करेंगे? इस तरह से धातुओं के छोटे छोटे टुकड़े या बर्तन या कोई नमूना या कोई भी चीज़ हम धातु का इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा? पोटेशियम का धातु को लेंगे, सोडियम धातु लेंगे और क्या लेंगे? कैल्शियम लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे और एल्युमिनियम का नमूना इकट्ठा करेंगे और लोहे का नमूना इकट्ठा करेंगे, और चांदी और सोना का नमूना इकट्ठा करेंगे। ये हमारा चांदी हो गया और ये हमारा सोना हो गया। इस तरह से हम नमूना इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह हमारे कितने नमूने इकट्ठा हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हमारे पास 8 नमूने इकट्ठा हो गए। अब इन नमूने को क्या करेंगे? ठंडे जल के आधे भरे बीकर में क्या करेंगे? एक बीकर लेंगे, एक हम क्या लेंगे? इस तरह से पात्र लेंगे, कोई बीकर लेंगे और इस बीकर में क्या करेंगे? तो बीकर का चित्र हम थोड़ा सा इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से बीकर होता है। तो ये बीकर लेंगे और इस बीकर में क्या करेंगे? आधा यहाँ तक पानी भर लेंगे। इस तरह से बीकर लेंगे। ठंडे जल से आधे भरे बीकर के नमूने में छोटे टुकड़े को अलग अलग डालिए। अब हम क्या करेंगे? इसमें अपने नमूने के एक एक टुकड़े को अलग अलग डालेंगे, क्योंकि आधा पानी लेंगे। इसमें पूरे बीकर में पूरा पानी नहीं भरेंगे, क्योंकि पानी गिर जाएगा और ये क्रिया बाहर फैल सकता है। इसलिए क्या करेंगे? बीकर के आधे हिस्से में पानी रखेंगे और इसमें नमूने के एक एक टुकड़े डाल करके इस प्रयोग को हम करेंगे। आगे क्या करा? कौन सी धातु ठंडे जल से अपक्रिया करती है? तो हम देखेंगे कौन सी धातु ठंडे जल से अपक्रिया करती है। इसमें कौन सा जल लेंगे? ठंडा जल लेंगे। ठंडा जल लेंगे। पहले स्टेप में ठंडा जल लेंगे, उसके बाद दूसरे स्टेप में गर्म जल लेंगे। तो ठंडे जल में सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल में अपक्रिया करता है। सोडियम और पोटेशियम क्या करता है? ठंडे जल में क्या करता है? अपक्रिया करके यदि हम सोडियम और पोटेशियम के टुकड़े को जल में डालते हैं तो क्या होता है? जलने लगता है, यानी ये आग लग जाता है। ये क्या करता है? ऊष्मा उत्पन्न करता है। और कौन सी अपक्रिया करता है? इसका उत्तर हो गया सोडियम और पोटेशियम, यानी Na और K। ये 2 धातु होगी जो ठंडे पानी में अपक्रिया करती है। आगे कह रहा है, ठंडे पानी के साथ अपक्रिया शीतलता के आधार पर अवरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे ज़्यादा सोडियम और पोटेशियम क्या है? ठंडे जल के साथ अपक्रिया करता है। तो इसका आरोही क्रम क्या है? सबसे जल्दी पानी में अपक्रिया करने वाला पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम है। आगे है क्या?
कोई धातु जल में आग उत्पन्न करती है। हाँ, जल में आग उत्पन्न करती है। कौन सी धातु है? सोडियम और पोटेशियम। इसका भी उत्तर सोडियम और पोटेशियम है। आगे क्या है? क्या कोई धातु जल में तैरती है? क्या कोई धातु जल में तैरती है? तो इस क्रियाकलाप को हमने देखा, और सभी धातुओं को डाल करके देखेंगे तो कोई क्रिया नहीं करेगी, केवल सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल में अपक्रिया करेगी। बाकी धातु कोई अपक्रिया नहीं होगा, कोई इसमें कोई क्रिया दिखाई नहीं देगा। कैल्शियम के साथ भी कोई क्रिया नहीं होगा, मैग्नीशियम के साथ भी कोई क्रिया नहीं होगा, एल्युमिनियम के साथ, और ये हमारा लोहे के साथ भी कोई क्रिया नहीं होगा, आयरन के साथ भी, सोने और चांदी के साथ भी कोई क्रिया नहीं होगा। अब हम इसमें क्या लेंगे? इस बीकर में गर्म जल लेंगे। क्या लेंगे? गर्म जल लेंगे। अब गर्म जल के साथ कौन सा अपक्रिया करेगा? अब हम इन दोनों को छोड़ दें, इन दोनों धातुओं को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे? गर्म जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु के नमूने को डालेंगे, तो हम देखेंगे ये कैल्शियम और मैग्नीशियम का नमूना ये गर्म जल के साथ क्या करता है? अपक्रिया करता है। ये क्या करता है? गर्म जल के साथ अपक्रिया करता है। ये हमारा गर्म जल के साथ, ये दूसरा स्टेप हम इसको समझेंगे। तो गर्म जल के साथ अपक्रिया करके क्या बनता है? इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनता है। इसमें भी हाइड्रोजन गैस बनता है, लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है और इसलिए इसमें आग नहीं लगती है। और वही हाइड्रोजन गैस एक कैल्शियम और मैग्नीशियम की धातु से चिपक जाता, क्या होता है? चिपक जाता है और चिपक करके तैरने लगता है। तो कौन सी धातु? क्या कोई धातु जल में तैरती है? तो हमारा उत्तर होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम धातु क्या होती है? जल में, गर्म जल में तैरने लगती है, क्रिया करके तैरने लगती है। आगे है, ठंडे जल से अपक्रिया न करने वाली धातु को गर्म जल के साथ अपक्रिया कराई। जो ठंडे में नहीं अपक्रिया कर रही थी उसे गर्म जल के साथ कराया गया। आगे है, जो गर्म जल के साथ अपक्रिया ना करे उसे भाप में अपक्रिया कराएंगे। तो ये हमारी दो धातुएं और कम हो गई। अब बची 4 धातुएं। अब इसमें एल्युमिनियम और लोहा फेरिक यानी आयरन, इसको 2 धातुएं क्या करती हैं? भाप के साथ अपक्रिया कराती है। इसको क्या करते हैं? हम प्रयोगशाला में भाप दे करके इसकी अपक्रिया कराते हैं। तो एल्युमिनियम और लोहा, ये आयरन, ये दोनों भाप के साथ क्रिया करती हैं। तो क्या कह रहा है? और कौन सी धातु भाप के साथ अपक्रिया नहीं करती? तो ये दोनों क्या करती? भाप के साथ अपक्रिया करती है। और ये दोनों, ये जो दोनों धातु है चांदी और सोना, ये भाप के साथ भी अपक्रिया नहीं करती। तो इसका उत्तर हो गया हमारा चांदी Ag और जो है Au सोना। और 2 धातुएं हैं जो वो भी भाप के साथ अपक्रिया नहीं करती हैं, लेड होती हैं और कॉपर। ये 2 धातु होती है, ये भाप के साथ भी अपक्रिया। 4 धातुएं ऐसी होती है जो भाप के साथ अपक्रिया नहीं करती है। तो पहला स्टेप हो गया हमारा, ये ठंडे के साथ अपक्रिया करने वाली पोटेशियम सोडियम, गर्म जल के साथ अपक्रिया करने वाली कैल्शियम मैग्नीशियम, और भाप के साथ अपक्रिया करने वाला एल्युमिनियम और लोहा आयरन। ये हो गया गर्म जल के साथ तीसरा स्टेप। और किसी भी जल के साथ ना अपक्रिया करने वाली धातु सोना, चांदी, लेड और कॉपर। इस तरह से हमारा ये सारा प्रश्न हो गया। 4 प्रश्न है, सभी उत्तर हो गया। अब हम इसकी रासायनिक समीकरण लिखेंगे, एक एक स्टेप का रासायनिक समीकरण लिखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है हाई स्कूल की परीक्षा के लिए, इंटर की परीक्षा के लिए। यदि आप इस रासायनिक समीकरण को अच्छे से समझेंगे तो आपको रासायनिक समीकरण रटना नहीं पड़ेगा और अच्छी तरह से आपको रासायनिक समीकरण याद भी हो जाएगा और आप आसानी से बोर्ड परीक्षा या कोई परीक्षा होगा इस समीकरण को लिख ले जाएंगे। तो हम 3 स्टेप में इसको समझते हैं। तो पहला है, 3 स्टेप में समझते हैं। तो सबसे पहले हमको इस बात को समझना है कि कोई धातु होती है, धातु क्या होती है? जल के साथ अपक्रिया करती है। किसके साथ अपक्रिया करती है? जल के साथ। कोई भी धातु जल के साथ अपक्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातु ऑक्साइड बनाती, धातु ऑक्साइड बनाती है। ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस निकालता है। हाइड्रोजन गैस निकलता है। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र हमको लिखना है, याद भी रखना है।
दूसरा सूत्र हमारा है, जब कोई धातु ऑक्साइड, ये होता है धातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड क्या करता है, ये जल के साथ अपक्रिया करता है। कुछ धातुओं का ऑक्साइड जल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बनाता है, धातु हाइड्रोक्साइड, यानी धातु का क्षार बनाता है, हाइड्रोक्साइड। ये धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस तरह से ये दो समीकरण हमको याद रखना है। इसी दो समीकरण से ये 3 स्टेप हमको समझना है। पहला स्टेप सोडियम और पोटेशियम के साथ, जो कि ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती है, और दूसरा स्टेप कैल्शियम मैग्नीशियम जो गर्म जल के साथ अपक्रिया करता है, और तीसरा स्टेप है एल्युमिनियम और लोहा, ये क्या होता है, भाप के साथ अपक्रिया करता है। तो 3 स्टेप को हमको समझना है। तो एक एक स्टेप को हम करते हैं। तो पहला स्टेप है हमारा सोडियम और पोटेशियम गर्म जल के साथ ठंडे जल के साथ अपक्रिया करती है। यदि बीकर में क्या करते हैं, ठंडा जल लेते हैं और उसमें, तो हम लिखेंगे पहला स्टेप ठंडे जल। पहली अपक्रिया क्या है, ठंडे जल। इन सब पदार्थ को क्या करते हैं, इन सब नमूने को ठंडे जल में डालते हैं तो 2 नमूना हरकत में आता है, पोटेशियम और सोडियम। अब कैसी अपक्रिया होती है इसकी अपक्रिया को हमको लिखना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। पोटेशियम क्या करता है, ठंडे जल के साथ अपक्रिया करता है। कैसा जल है, इसको हमको याद रखना, समझना है। ठंडे जल के साथ अपक्रिया का, जल का सूत्र होता है H2O, अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसी तरह हमारा सोडियम क्या होता है, सोडियम भी जल के साथ क्रिया करता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए कैसे लिख सकते हैं, H लिखेंगे, OH लिखेंगे। तो ये OH हमारा यहाँ है और यहाँ क्या है, OH है, ये हमारा OH है। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, ये हमारा एक OH यहाँ जुड़ गया और ये 2 हाइड्रोजन 2 कम पड़ रहा है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 से यदि हम गुणा कर दें तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ से हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा और ये 2 यहाँ पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हमको 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा और 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, और सोडियम भी 2 हो जाएगा, पोटेशियम भी, तो यहाँ 2 से यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी और क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी। ऊष्मा क्षेपी अपक्रिया है, क्या निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, हीट निकलेगा। क्या निकलेगा, हीट निकलेगा, ऊष्मा निकलेगी। और ये ऊष्मा कैसे निकलेगा, ये हाइड्रोजन गैस क्या होगा, जलने लगेगा। क्या होगा, जो प्रज्वलित हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, प्रज्वलित हो जाएगी। जब ये अपक्रिया होगी प्रज्वलित होगी, साथ ही साथ गर्मी भी निकलेगी और हाइड्रोजन गैस जलने लगेगी। यानी ये जलने लगेगी और ऊष्मा भी निकलेगी, यानी एकाएक विस्फोट होगा। इस क्रियाकलाप को हम बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे, नहीं तो दुर्घटना हो सकती है। तो ये हमने देखा ठंडे जल के साथ 2 धातुएं अपक्रिया की, पोटेशियम और सोडियम। तो इस तरह से हमने समझा। अब हमको समझना है, अब बाकी धातुएं ठंडे जल के साथ कोई अपक्रिया नहीं करती हैं, कोई रिएक्शन नहीं होता, शांत रहती है। अगला है गर्म जल के साथ अपक्रिया हमको कराना है। गर्म जल के साथ कौन सी धातु अपक्रिया करती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, गर्म जल के साथ अपक्रिया करती है। तो हमारा कैल्शियम है, यहाँ हम लिखेंगे गर्म जल। यहाँ दूसरा स्टेप लिखेंगे गर्म जल के साथ अपक्रिया कौन सी करेगी, कैल्शियम करेगा, और किसके साथ, जल के साथ अपक्रिया होगा। जल के साथ अपक्रिया होगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, OH का होल ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और ये भी कैसी गैस होगी,
ये प्रज्वलित गैस होगी, लेकिन इनकी मात्रा क्या होगी और क्या ऊष्मा भी निकलेगी, गर्मी भी निकलेगी। तो क्या होगा, ये प्रज्वलित गैस है लेकिन मात्रा कम होगी। हाइड्रोजन गैस इसमें, इस अपक्रिया में भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ये हाइड्रोजन गैस ज्वलनशील गैस है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ज्वलनशील, ज्वलनशील गैस है, लेकिन क्या हो, कम मात्रा में निकलती। क्या कैसे निकलती है, कम मात्रा में निकलती है, जिसके कारण से ये जलती नहीं है, इसके कारण से जलती नहीं है। ज्वलनशील है लेकिन जलती नहीं। होता क्या है, अब इस समीकरण को हम संतुलित करेंगे। संतुलित कैसे करेंगे, ये हमारा एच इधर हो जाएगा और वो और एच, इस तरह हम समझेंगे। तो ये हमारा एक है, ये हो गया, यहाँ 2 है, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, तो 2 कर दिए। तो इस तरह से हमारा 2 हो गया। अब ये हो गया 2 और ये 2 हो गया और ये 2 बच करके यहाँ ये जुड़ गया। तो इस तरह हमारा समीकरण संतुलित हो गया। और कैल्शियम हमारा 1 है तो ऐसे ही रहेगा। इसी तरह मैग्नीशियम के साथ भी करेंगे, Mg2H2O, और जल के साथ क्रिया करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH का होल ट्वाइस और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये क्या, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, जो ज्वलनशील होता है लेकिन जलता नहीं। लेकिन जो हाइड्रोजन गैस से निकलता है बीकर में, इस तरह से हम समझेंगे। ये क्या है, एक बीकर है और इस बीकर में क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 गैस निकलेगी, ये क्या करती है, कैल्शियम धातु के पास, कैल्शियम धातु के पास क्या होती, जमा हो जाती है, इसके पास में चिपक जाती है। और चिपक जाने के कारण से ये सतह पे क्या होता है, तैरने लगता है। पानी के सतह पे यदि पानी की मात्रा, जल की मात्रा यहाँ हो, इतना हो, तो सतह पे ऐसे क्या होता है, तैरने लगता है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होता है, इसका हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, हाइड्रोजन के साथ धातु क्रिया करके, कैल्शियम और मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके सतह पे तैरने लगता है। तो इसका उत्तर हो गया, हमने क्रियाकलाप में बताया था इसका उत्तर। तो इस तरह से हमने समझा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बारे में समझा। दूसरा स्टेप कौन सा, जल, गर्म जल के, और बाकी धातुएं गर्म जल के साथ कोई अपक्रिया नहीं करेंगी। अब हम आगे समझेंगे भाप के साथ अपक्रिया। भाप के साथ कौन सी अपक्रिया होती है, भाप के साथ अपक्रिया कौन सी धातु करती है, भाप के साथ अपक्रिया हमारा ये लोहा और एल्युमिनियम, लोहा और एल्युमिनियम क्या करता है, भाप के साथ अपक्रिया करता है। तो यहाँ लिखेंगे भाप, भाप माने पानी का भाप, भाप के साथ अपक्रिया। तो एल्युमिनियम भाप के साथ अपक्रिया करता है, यानी जल, भाप माने जल, उसमें भी जल होता है, के साथ अपक्रिया करता है। इसको हम सावधानी पूर्वक अच्छी तरह समझेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अच्छे से समझेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। बोर्ड परीक्षा या किसी भी परीक्षा में आसानी से आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो भाप के साथ अपक्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। और क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। इसमें इस बात को याद रखना है, तीनों अपक्रिया में, ये तीसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है भाप के साथ अपक्रिया में। पहले ठंडे जल, गर्म जल, उसके बाद भाप, ये तीनों में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। इसको हमको याद रखना, तीनों अपक्रिया में हाइड्रोजन गैस सब में बनती है, इसमें भी बना है, इसमें भी बना है, मतलब तीनों में हाइड्रोजन गैस बना है। तो हमको याद रखना आसान होगा। इस तरह लोहे के साथ भी अपक्रिया करता है जल, H2O, भाप के साथ अपक्रिया करता है, लोहे का ऑक्साइड बनाता है Fe3O4, ये लोहे का ऑक्साइड बनाता है इस तरह से। और ये क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस यहाँ भी निकलती है। अब समीकरण को हम संतुलित करेंगे। यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 3 है, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे, तो हमारा ऑक्सीजन संतुलित हो गया। हाइड्रोजन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, इस तरह 3 हो जाएगा। यहाँ लोहा, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4, तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 4 दूनी 8, यहाँ 2 है, तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। इस तरह हमारा समीकरण संतुलित भी हो जाएगा। ये होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये होगा एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड है। ये हमारा फेरिक ऑक्साइड, क्या लिखेंगे, फेरिक
फेरिक ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड। तो इस तरह से ये हमारा तीसरा अपक्रिया हो गया जो भाप के साथ अपक्रिया करता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सरल है। यदि इस तरह का कंपटीशन में क्वेश्चन पूछता है क्या होता है जबकि, या किसी तरह का प्रश्न पूछता है, यदि आप अच्छी तरह से उसको समझे रहेंगे तो बहुत आसानी से लगा ले जाएंगे। और आखिरी क्वेश्चन है, कौन सी धातु भाप के साथ अपक्रिया नहीं करती है। इस क्वेश्चन को हम बता चुके हैं। हमारा क्या होता है, ऐसी कौन सी गैस है जो किसी भी जल के साथ अपक्रिया नहीं करता, ना भाप के साथ, ना ठंडे जल के साथ, ना गर्म जल के साथ। तो इसमें हमारा लेड है और ए लेड है, और क्या है, कॉपर है, Cu है, और चांदी है, और सोना है, Au है। तो इसको लिखेंगे लेड, ये है कॉपर, चांदी, ये चांदी है, और ये सोना। इन चारों को हम अच्छी तरह से याद रखेंगे, समझेंगे। यदि इन चारों का नाम हमको अच्छे से याद रहेगा तो किसी भी समीकरण की हमारी गलती कम से कम होगी। दोस्तों प्यारे बच्चों, अब हम क्रियाकलाप 3.11 करने जा रहे हैं। इस क्रियाकलाप में धातुओं का अम्ल के साथ अपक्रिया के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम इस क्रियाकलाप को पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे। तो हमारा क्रियाकलाप क्या कह रहा है, NaK सोडियम पोटेशियम के अतिरिक्त बाकी सभी धातुओं के नमूने एकत्र कीजिए। आगे है, नमूनों को अलग अलग तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक युक्त परखनली में डालिए। आगे क्या है, थर्मामीटर को परखनली में लटका दें। आगे है, उसका बल्ब अम्ल में डूब जाए। आगे है, बुलबुले बनने की दर को सावधानी पूर्वक प्रेक्षण करें। आगे है, कौन सी धातुएं HCl के साथ तेजी से अपक्रिया करती हैं। आगे है, आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया। आगे है, अपक्रियाशीलता का अवरोही क्रम में लिखिए। तो ये हमारा क्रियाकलाप हो गया। अब हम क्रियाकलाप को समझते हैं कि करके। कह रहा है, सोडियम पोटेशियम के अतिरिक्त सभी धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए। तो हमारा क्रियाकलाप कह रहा है, सोडियम और पोटेशियम ये दो धातुओं के नमूने एकत्रित नहीं करने हैं। क्यों नहीं करना है, क्योंकि सोडियम हमको पता है सोडियम क्या होता है, और पोटेशियम ठंडे जल में, ये क्या होता है, ठंडे जल में बहुत तेज़ी के साथ क्रिया करता है, यानी ठंडे जल में जल जाता है, यानी आग उत्पन्न करता है। क्या करता है, आग उत्पन्न करता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, यानी ठंडे जल में ही क्रिया करती है। और सोडियम और पोटेशियम जो धातु है ये क्या है, अम्ल के साथ हमको क्रिया कराना है। तो अम्ल के साथ यह क्रिया बहुत तेज होती है, यानी यदि हम अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो दुर्घटना होने का डर ज़्यादा बना रहता है। इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम को अम्ल के साथ अपक्रिया नहीं कराते हैं। तो पहला हो गया, नमूने को अलग अलग तनु HCl युक्त परखनली में डालिए। तो हम पहले नमूना एकत्रित करेंगे 2 नमूने को छोड़ करके। तो हमारा अगला नमूना होगा मैग्नीशियम। अगला नमूना हमारा है मैग्नीशियम लेंगे, मैग्नीशियम का, और लेंगे जिंक लेंगे, मैग्नीशियम लेंगे, और क्या लेंगे, जिंक लेंगे, और एल्युमिनियम लेंगे, और लोहा लेंगे, फेरस या फेरिक लोहा लेंगे, यानी आयरन लेंगे। अगला हमारा है कॉपर लेंगे। इस तरह से नमूने लेंगे, ये छोटे छोटे टुकड़े लेंगे, मैग्नीशियम का छोटा टुकड़ा, जिंक का छोटा टुकड़ा, या कोई कील लेंगे, एल्युमिनियम का छोटा टुकड़ा, या कोई क्या लेंगे, नमूना लेंगे। इस तरह लोहे का कोई नमूना लेंगे, इस तरह से या या लोहे का कोई नमूना, कोई टुकड़ा लेंगे, और कॉपर का भी कोई टुकड़ा या नमूना लेंगे। अब क्या कह रहा है, नमूने को अलग अलग HCl युक्त परखनली में डालेंगे। अब नमूने को क्या करेंगे, एक परखनली लेंगे, और परखनली को इस नमूने में HCl अम्ल डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे। क्या डालेंगे, HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे, और इस नमूने को इसमें एक एक करके डालेंगे। तो या हम कई परखनली ले सकते हैं, या हम कितनी परखनली ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 परखनली लेंगे, और 5 परखनली में क्या करेंगे, इस नमूने को ऐसे इसमें डाल देंगे। 5 परखनली लेंगे, 5 नमूनों को
इस परख नली में, एक इस परख नली में, एक ये हमारा होगा कितना 3 1 4, एक और परख नली बना लेंगे। इस 5 परख नली में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे और पांचों में क्या करेंगे, नमूने को डाल देंगे। इसमें क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ये जो नमूना है इसमें हम डाल देंगे। तो ये 5 हमारी परख नली हो गई। इसमें इसको डालेंगे, इसमें इसको डालेंगे, इसमें इसको डालेंगे, इसमें इसको डालेंगे और मैग्नीशियम को इसमें डालेंगे, इसके नमूने को। आगे क्या कर रहा है, परख नली में डालिए, थर्मामीटर को परख नली में लटका दे। इसमें हम क्या करेंगे, परख नली लटका देंगे, परख नली में थर्मामीटर लटका देंगे। इस तरह से थर्मामीटर को लटका देंगे। बड़े से थर्मामीटर होता है, प्रयोगशाला का थर्मामीटर अलग होता है। ये क्या है, थर्मामीटर, थर्मामीटर। इस तरह से थर्मामीटर को इसमें हम लटका देंगे। और कैसे लटकाएंगे कि बल्ब को क्या हो, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डूबा हो। ये बल्ब क्या हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, बल्ब मतलब ये जो थर्मामीटर होता है उसका जो सिरा होता है, जिसमें क्या होता है, पारा भरा होता है, तो उसका सिरा को हम यहाँ, यानी उसका जो सिरा होता है उस सिरे को यहाँ जल में डूबना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में यानी लिक्विड में डूबा होना चाहिए। तो इस तरह से हमने समझा। आगे क्या है, बुलबुला बनने की दर को सावधानी पूर्वक परीक्षण करें। अब क्या होगा, इसमें बुलबुला बनना शुरू होगा। इसमें क्या होगा, बुलबुला बनना शुरू होगा। तो हम ध्यान से देखेंगे कि किसमें बुलबुला बन रहा है। सबसे पहले किसमें बुलबुला बन रहा, बुलबुला बनने की दर को सावधानी पूर्वक देखेंगे। हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले किसमें बुलबुला बनेगा, इस तरह से गैस का बुलबुला, हाइड्रोजन गैस का बुलबुला बनेगा मैग्नीशियम में। तो सबसे पहले बुलबुला किसमें बनेगा, मैग्नीशियम में बनेगा। और उसके बाद जो है अम्ल के साथ क्रिया करा, ये हमारा अम्ल है सब में, और इसमें ये जिंक धातु डालेंगे, यहाँ भी बुलबुला बनेगा लेकिन देर में बनेगा। सबसे पहले मैग्नीशियम में बनेगा। कौन सी धातु HCl के साथ तेजी से अपक्रिया करती है, तो तेज अपक्रिया, इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम। क्या होगा, मैग्नीशियम सबसे तेज अपक्रिया करती है। आगे है, आपने किस धातु के साथ सबसे अधिक ताप रिकॉर्ड किया, तो हम क्या करेंगे, इस थर्मामीटर को सभी परख नली में डाल करके देखेंगे कि सबसे ज़्यादा तापमान किसका होगा। तो सबसे ज़्यादा तापमान ये परख नली किसकी हो, मैग्नीशियम का होगा, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत तेज़ी से क्रिया करेगा। तो इसका भी उत्तर क्या होगा, सबसे अधिक ताप किसके साथ रिकॉर्ड होगा, मैग्नीशियम परख नली के साथ। इसका भी मैग्नीशियम उत्तर, इसका भी मैग्नीशियम उत्तर। अगला है, अपक्रियाशीलता का अवरोही क्रम में लिखिए। तो सबसे ज़्यादा इसमें अपक्रिया क्या होगी, सबसे ज़्यादा क्रिया इसमें अवरोही का क्रम मतलब घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु हमारा क्या है, मैग्नीशियम यहाँ मिल रहा है। और सबसे कम क्रियाशील मिलेगा कॉपर। सबसे कम क्रियाशील हमारी धातु इसमें क्या है, कॉपर में कोई अपक्रिया, यहाँ क्या है, गैस का बुलबुला नहीं बनेगा। इसमें बुलबुला, इसमें भी बुलबुला बनेगा, इसमें भी बुलबुला बनेगा, लेकिन कॉपर में अपक्रिया नहीं होगी, यहाँ बुलबुला नहीं बनेगा, कॉपर के साथ अपक्रिया नहीं होगी। यानी सबसे कम क्रियाशील कौन सी धातु होगी, कॉपर, और सबसे अधिक मैग्नीशियम। और उसके बाद कॉपर में, उसके बाद जिंक में भी अब बुलबुला निकलेगा, जिंक में निकलेगा, उसके बाद एल्युमिनियम में निकलेगा, उसके बाद ये हमारा लोहा में निकलेगा, आयरन में निकलेगा। तो इस तरह से हम इसको अवरोही क्रम में हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया। अपक्रियाशीलता का अवरोही क्रम है, ये अपक्रियाशीलता का अवरोही क्रम हो गया, ये हमारा अवरोही क्रम का उत्तर हो गया। तो इस तरह से हमने इस क्रियाकलाप को समझा। अब हम इस क्रियाकलाप को समीकरण के माध्यम से समझेंगे, समीकरण को भी लिख करके समझेंगे। तो हमारा सबसे पहले समीकरण हम मैग्नीशियम के साथ लिखेंगे। मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम के साथ अम्ल की अपक्रिया कैसे होती है, और उसके बाद जिंक के साथ लिखेंगे। इस तरह से 4 समीकरण लिखेंगे और 4 समीकरण को समझेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा या किसी भी परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते रहेंगे। यदि आप अच्छे समझेंगे आपको भूलेगा नहीं। तो ये हमारा कौन सा मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु किसके साथ क्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो क्या बनेगा, क्या बनता है, मैग्नीशियम Mg धातु क्लोराइड बनेगा, यानी साल्ट बनेगा, लवण बनेगा, और ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो
ये हमारा हो गया MgCl2। अब इस समीकरण को बैलेंस करेंगे, क्लोरीन 2 है तो यहाँ 2 लिख लेंगे और इस तरह से क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2, इस तरह से हमारा समीकरण बैलेंस हो गया। इसी तरह से अगली अपक्रिया होती है जिंक के साथ अपक्रिया होती है, जिंक के साथ अपक्रिया होगी 2HCl और अपक्रिया करके जिंक क्लोराइड बनेगा ZnCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इस तरह ये दूसरा रिएक्शन हो गया। अगला है एल्युमिनियम के साथ क्रिया होगा, उसके बाद लोहे के साथ क्रिया होगा। तो इस तरह से ये 2 रिएक्शन हमारा हो गया और 2 रिएक्शन हम फिर लिखने जा रहे हैं। अगला हमारा है 2 रिएक्शन एल्युमिनियम के साथ अम्ल की क्रिया कैसे होती है। हम क्या लेते हैं, हम यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं HCl, जो कि यहाँ चित्र में दिया भी गया है। क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये हो गया। इसमें क्या है, क्लोरीन 3 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, तो यहाँ 3 है यहाँ 1 है। तो क्या करते हैं, यदि हम यहाँ 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ 3 हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु, जो हाइड्रोजन परमाणु बैलेंस नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से पहले गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे हो जाएगा 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। तो ये हमारा क्लोरीन बराबर हो गया। एल्युमिनियम के लिए यहाँ 2 एल्युमिनियम लिख देंगे और हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो 3 से यहाँ गुणा कर देंगे 6। तो इस तरह से समीकरण हमारा संतुलित हो जाएगा। इसी तरह हम क्या करेंगे, लोहे के साथ अपक्रिया कराएंगे, आयरन के साथ अपक्रिया कराएंगे HCl का, तो आयरन क्लोराइड बनेगा FeCl3 प्लस हाइड्रोजन गैस 3H2 हाइड्रोजन गैस। यहाँ भी 6 लिखेंगे, यहाँ भी हम 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे। इनका नामकरण करना भी जरूरी है। यहाँ लिखेंगे आयरन, लोहा लिखेंगे, ये लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल। यदि 2 नंबर का प्रश्न आता है तो हम इसका नामकरण जरूर करेंगे। ये नामकरण नहीं करेंगे तो हमको परीक्षा में नंबर कम मिलेगा, इसलिए नामकरण परीक्षा में करना जरूरी है, इसका नाम लिखना जरूरी है। तो ये हमारा फेरिक क्लोराइड लिखेंगे, फेरिक क्लोराइड, ये फेरिक क्लोराइड और ये हमारा क्या, हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन, ये हमारा हाइड्रोजन गैस है। तो इस तरह से ये हमारे 4 समीकरण हो गए। इस 4 समीकरण को हम सूत्र बना करके भी लिख सकते हैं। तो सूत्र क्या है, ये हमारा क्या बना है, लवण बना है, ये लवण है, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ये हमारा अम्ल है, ये हमारा धातु है। अब आखिरी है ये कॉपर के साथ क्या अपक्रिया होती है, तो कॉपर के साथ है अम्ल की कोई अपक्रिया नहीं होती। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कॉपर के साथ अपक्रिया नहीं होती। इसका भी हम समीकरण लिखेंगे क्योंकि ये अपक्रिया नहीं होती है, इसको हमको ध्यान से याद रखना है। कहीं गलती से कॉपर को यदि हम जिंक समझ बैठेंगे तो हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। इस तरह कॉपर के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नो रिएक्शन, क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, अपक्रिया नहीं होती है। तो इसको भी हमको याद रखना है, कॉपर के साथ अपक्रिया नहीं होती है, इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। और हमको ये सूत्र लिख सकते हैं, धातु लिखेंगे, कॉपर ये क्या है, धातु है, और क्या है, ये अम्ल है। धातुएं क्या करते हैं, अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं, लवण प्लस क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ये हमारा सूत्र है, ये क्या है, सूत्र है, जनरल सूत्र है। सामान्य रूप से इस तरह से अपक्रिया होती है। इस क्रियाकलाप में एक बात हमको और याद रखना है, कोई भी नाइट्रिक अम्ल, इसमें यदि क्या हो जाए, नाइट्रिक अम्ल HNO3, कोई भी नाइट्रिक अम्ल इस तरह से अपक्रिया नहीं करती है, HNO3, इसको हमको अपवाद के रूप में देखना है। नाइट्रिक अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, क्या बनाता है, जल बनाता है। नाइट्रिक अम्ल क्या करता है, ये अपक्रिया करके
नाइट्रिक अम्ल कॉपर के साथ क्रिया करके, कॉपर के साथ पहली बात तो क्रिया होगी नहीं, लेकिन यदि हम यहाँ जिंक रख लें, जिंक के साथ क्रिया करके जल बनाता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। ये जल बनाता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है, इसको हमको याद रखना है। नाइट्रिक अम्ल धातु के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, और नाइट्रिक अम्ल धातु के साथ क्रिया करके जल और उसके लवण बनाते हैं। इस तरह से नाइट्रिक अम्ल क्या है, ये सूत्र का उल्टा है या अपवाद है, या सूत्र नाइट्रिक अम्ल के साथ लागू नहीं होता है। इस तरह से हमको समझना है। दोस्तों प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया को अम्लराज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लराज। अम्लराज क्या है? क्या आप जानते हैं एक्वा रेजिया को? क्या आप जानते हैं अम्लराज क्या है? यानी एक्वा रेजिया को अम्लराज भी कहा जाता है, या इसको हम कह सकते हैं OR, या एक्वा रेजिया कहते हैं या अम्लराज कहते हैं। ये क्या है, क्या आप जानते हैं? इसको क्या कहा जाता है? रॉयल जल भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रॉयल जल। रॉयल जल लैटिन भाषा का शब्द है, इसे कहा जाता है रॉयल जल। ये लैटिन भाषा का शब्द है। तो क्या आप एक्वा रेजिया को जानते हैं? एक्वा रेजिया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक कक्षा 10 के NCERT की किताब में दिया गया है। अध्याय 3 धातु एवं अधातु, धातुओं का अम्ल के साथ अपक्रिया, धातुओं के साथ अम्ल का अपक्रिया के हिस्से में दिया गया है, इस भाग में दिया गया है। तो एक्वा रेजिया क्या है, हम इसको समझेंगे। एक्वा रेजिया क्या होता है हम जानते हैं। यदि हमारे पास क्या हो 3 बीकर, ये 3 बीकर लें या 3 गिलास ले लें। ये 3 बीकर यदि हमारे पास है और 4 बीकर है, 1 2, ये क्या 2 3, ये 3 बीकर। इस तरह से यदि हमारे पास क्या है 4 बीकर हो, और 4 बीकर में क्या हो 3 बीकर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, समान आयतन का हो। यदि समान आयतन का हो, ये 3 बीकर हमारा क्या है, ये समान आयतन, इसका आयतन, तीनों का आयतन और चौथे का भी आयतन समान हो। इस तरह से यदि हमारे पास क्या हो 3 बीकर हो, और इस बीकर में क्या हो, ये 3 बीकर हो और इस बीकर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो। तीनों बीकर की क्या हो आयतन क्या हो समान हो, आयतन क्या हो समान हो। इसमें क्या हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना हो, यानी समान मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें भी हो और उतनी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसमें भी हो। तो इस तरह से 3 गिलास, 3 पात्र और एक, या इसको गिलास कह सकते हैं या बीकर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, चाहे आप गिलास लें या बीकर लें। ये बीकर लेंगे, ये 3 बीकर हो और तीनों बीकर में समान मात्रा में, और तीनों बीकर का आयतन समान हो, और उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा हो। कैसा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो, सांद्र हो। कैसा हो, सांद्र हो। हाइड्रोक्लोरिक कैसा होना चाहिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक हो, कंसंट्रेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो। और एक गिलास इतना ही आयतन का एक गिलास या एक बीकर क्या हो, नाइट्रिक अम्ल हो। कौन सा अम्ल हो, नाइट्रिक अम्ल HNO3। तो इस तरह से ये तीनों का, ये 2 पदार्थ है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये चारों का मिक्सचर ये क्या होता है, ताज़ा मिक्सचर। यानी 3 अनुपात, 3 गिलास ये, 3 गिलास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक गिलास क्या है, एक गिलास नाइट्रिक अम्ल। ये हमारा क्या है, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये नाइट्रिक अम्ल हो, और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल है। इनका मिक्सचर, इनका ताज़ा मिक्सचर क्या होता है, ताज़ा मिक्सचर। ये भी सांद्र है। कैसा रहेगा, सांद्र। ये हमारा भी सांद्र रहेगा। ये सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का ताज़ा मिक्सचर। ताज़ा क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर
ये ताज़ा मिलाते हैं तो क्या बनता है, क्या बनता है, एक्वा रेजिया या अम्लराज। ये क्या बनता है, एक्वा रेजिया या अम्लराज। ये क्यों महत्वपूर्ण है, ये क्यों किताब में दिया गया है, क्योंकि ये ताज़ा जो मिक्सचर बनता है ये बहुत ही क्या होता है, क्रियाशील होता है। क्या होता है, बहुत ही क्रियाशील होता है। क्या होता है, बहुत ही क्रियाशील होता है। तो सबसे कम क्रियाशील धातु इस पूरे अध्याय में बताया गया, धातु एवं अधातु के अंतर्गत या सभी रसायन विज्ञान की किताब में बताया गया सबसे कम क्रियाशील जो धातु होती है वो हमारा क्या है, सोना। सोना और क्या है, सोना और चांदी। सोना और चांदी सबसे कम क्रियाशील धातु होती है। लेकिन क्या है, ये ताज़ा अम्लराज ऐसा होता है सोना और चांदी के साथ, यानी सोने के साथ को, सोने को भी गला देता है। यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील जो धातु है ये क्या हो जाता है, ये ताज़ा मिक्सचर, यानी सबसे कम क्रियाशील धातु इस ताज़े मिक्सचर के साथ क्या बनता है, ताज़े मिक्सचर के साथ गल जाता है। ताज़ा मिक्सचर क्या करता है, गला देता है। यानी कहने का मतलब है यदि हमारा ये 3:1 के अनुपात का ये क्या है, HCl है, 3:HCl है और 1 क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, HNO3। ये इस तरह से कैसा है, सांद्र है। ये कैसा है, सांद्र है। ये सांद्र ये भी है, सांद्र ये भी है, ये भी हमारा क्या है, सांद्र है। तो ये जो है सांद्र इस तरह विलयन है। यदि ये दोनों मिलाते हैं, ताज़ा मिलाते हैं तो उसमें सोना Au और इसे कहते हैं सोना और प्लेटिनम। ये सोना हमारा है और दूसरी धातु प्लेटिनम। ये दोनों धातु ये किसी धातु से क्रिया नहीं करती, अम्ल से ना क्रिया करे। सोना क्या होता है, ना अम्ल से क्रिया करे, ना क्षार से क्रिया करे, ना जो है जल से क्रिया करे, ना ठंडे जल से क्रिया करे, ना गर्म जल से क्रिया करे। यानी ये सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है पूरे आवर्त सारणी में, पूरे धातुओं में सबसे कम क्रियाशील धातु है। लेकिन क्या होता है, एक्वा रेजिया, इनके दोनों विलयन जब मिल जाते हैं, इसमें दोनों का विलयन मिल जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ये जो विलयन मिल जाता है। यदि हम कोई पात्र लेते हैं, यदि पात्र में दोनों विलयन मिला हुआ हो 3:1 का, तो इस पात्र में यदि हम सोने का कोई टुकड़ा डालते हैं तो वो भी क्या होता है, गल जाता है। ये क्या हमारा, यदि एक्वा रेजिया का सलूशन हो, ये क्या हो, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया का सलूशन हो तो क्या होगा, एक्वा रेजिया का सलूशन हो तो क्या होगा, ये इसमें क्या करेगा, अपने में घुल जाएगा। क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, घुलनशील हो जाएगा, यानी घुल जाएगा। और इसी कारण से क्या होते हैं, जो ठग होते हैं गांव में, जो ठग होते हैं वो क्या करते हैं, सोना चांदी के आभूषण को कहते हैं साफ करने के बहाने आते हैं कि आप अपने सोना चांदी के आभूषण को क्या करा लो, साफ करवा लो। क्योंकि सोना चांदी जो आभूषण होते हैं, सोने के जो आभूषण होते हैं वो क्या होते हैं, जब बना होता है कोई सोने का आभूषण बना है, यदि कोई हार है, यदि क्या है, गले का हार सोने का है, तो ये जो लॉकेट हो सोने का, इस तरह का यदि कोई लॉकेट है सोने का, तो इसमें क्या होती है, छोटे छोटे डिजाइन होते हैं और डिजाइन में क्या होता है, कुछ कचरा फंस जाता है, यानी कुछ गंदगी फंस जाती है। क्योंकि सोना क्या होता है, ये सोना किसी से क्रिया नहीं करता, ना ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ना अम्ल से क्रिया करता है, ना क्षार से क्रिया करता है। यानी सोना सबसे कम क्रियाशील धातु है। लेकिन इसके जो निशान होते हैं, जो खांचे बने होते हैं, जो डिजाइन बने होते हैं नेकलेस में, इस तरह जो नेकलेस होता है इसमें डिजाइन जो बने होते हैं, सोने का जो ये नेकलेस होता है इसमें जो डिजाइन बना होता है, उसमें क्या होता है, मैल गंदगी जमा हो जाता है। तो ठग आते हैं, कहते हैं कि सोने का आभूषण आप अपना साफ करवा लो। तो क्या करते हैं, वो एक्वा रेजिया का सलूशन उनके सामने बनाते हैं और सोने के आभूषण को इस एक्वा रेजिया में डुबो देते हैं। और एक्वा रेजिया में जब डूब जाता है तो क्या होता है, सोना गलने लगता है और ये पतला हो जाता है और चमकने लगता है। उसके बाद बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि ले जाओ, तुम्हारा ये चमक गया। तो चमक क्या गया, इसमें सोना क्या होता है, गल जाता है, इसमें क्या होता है, सोना मिल जाता है। यानी एक्वा रेजिया क्या करता है, सोने को अपने में घोल लेता, क्या करता है, घोल लेता, अपने में मिला लेता है। क्या करता है, घोल लेता है
और ये द्रव फार्म में आ जाता है और इसको ले जा कर के ठग क्या करते हैं, इसको रासायनिक क्रियाकलाप के द्वारा, वैद्युत अपघटन के द्वारा क्या करते हैं, फिर सोना निकाल लेते हैं। इसलिए ठगने का काम गांव में, शहरों में होता रहता है। आए दिन इस तरह के चोर ठग पहले बहुत आते थे, अब थोड़ा कम आने लगे हैं क्योंकि अब विज्ञान का युग है, लोग बातें कुछ न कुछ समझने लगे हैं। तो इस तरह से एक्कारेजिया क्या है, बहुत ही क्या है, कड़क द्रव है, बहुत ही डेंजर द्रव है। जब सोने को गला सकता है तो हाथ में पड़ जाए, कहीं पड़ जाए तो निश्चित है काफ़ी क्षति होगा। तो इस तरह से हमने एक्कारेजिया को समझा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।